आज हम भारत में ब्रिटिश राज की जड़ों को थोड़ा और गहराई से देखेंगे। था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। चलिए तो अब आते हैं सीधे इस एक्ट पर। नाम तो इसका रेगुलेटिंग है, मतलब नियंत्रण करने वाला। तो क्या इसने कंपनी से सारी ताकत छीन ली या कुछ और बात थी? नहीं, सारी ताकत नहीं छीनी। यही तो इसका नाम रेगुलेटिंग मायने रखता है। हाँ। ये एक्ट कंपनी को खत्म करने के लिए नहीं था। इसका मकसद था कंपनी के भारतीय कामकाज को, खासकर बंगाल में, ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में लाना। अच्छा। आप कह सकती हैं कि ये भारत में कंपनी के राज पर ब्रिटिश पार्लियामेंट की निगरानी की पहली सीढ़ी थी, पहली कोशिश। तो इस पहली सीढ़ी पर क्या क्या कदम रखे गए? मतलब एक्ट के जो मुख्य प्रावधान थे वो क्या थे? सबसे बड़ा चेंज तो आया बंगाल के गवर्नर के पद पर। उसका टाइटल बदल दिया। अब वो कहलाया बंगाल का गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे पहले, है ना? बिल्कुल, वॉरेन हेस्टिंग्स। वो पहले गवर्नर जनरल बने, लेकिन उनको अकेला नहीं छोड़ा। मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बना दी गई। 4 सदस्यों की काउंसिल। हाँ, और फैसले बहुमत से होने थे। गवर्नर जनरल अकेले कुछ नहीं कर सकता था। ये आगे चलकर एक प्रॉब्लम भी बनी, खैर। लेकिन इससे एक और अहम बात हुई। भारत में एडमिनिस्ट्रेशन के सेंट्रलाइजेशन, मतलब केंद्रीकरण की शुरुआत हुई। केंद्रीकरण वो कैसे? ऐसे कि मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे, उनको कुछ मामलों में बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। अच्छा, किन मामलों में? खासकर फॉरेन पॉलिसी और युद्ध जैसे मसलों पर। अब मद्रास या बॉम्बे के गवर्नर अपनी मर्जी से किसी भारतीय राजा से जंग नहीं छेड़ सकते थे। उन्हें पहले कलकत्ता से, मतलब गवर्नर जनरल से, परमिशन लेनी पड़ती थी। समझ गई, यानी पावर का सेंटर अब कलकत्ता बनने लगा था। बिल्कुल। और जो लंदन में बैठे थे कंपनी के मालिक, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उन पर भी कोई नकेल कसी गई। हाँ, उन पर भी शिकंजा कसा। उनका कार्यकाल 4 साल का कर दिया गया। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये था कि उन्हें भारत से जुड़े सारे मामले, रेवेन्यू, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री अफेयर्स, इन सब की सारी जानकारी, सारी रिपोर्ट्स, सारी चिट्ठी पत्री ब्रिटिश सरकार को देनी होगी। ओहो, मतलब पूरी रिपोर्टिंग। हाँ, ये सीधा सीधा एक कोशिश थी कि लंदन में बैठे हुक्मरानों को पता तो चले कि भारत में चल क्या रहा है। पारदर्शिता लाने की कोशिश। सही है। और न्याय व्यवस्था के लिए भी कुछ था? हाँ, एक बहुत बड़ा कदम था। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर। सुप्रीम कोर्ट? जी हाँ। कलकत्ता में? जी हाँ। और सर एलिजा एम्पे इसके पहले चीफ जस्टिस बने। एक चीफ जस्टिस और 3 और अंग्रेज जज थे इसमें। क्या ये अदालत आम भारतीयों के लिए भी थी? मतलब कोई भी जा सकता था वहां? नहीं, यही एक पेच था। इस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन, मतलब अधिकार क्षेत्र, मुख्य रूप से ब्रिटिश सब्जेक्ट्स यानी अंग्रेज प्रजा तक ही सीमित था। अच्छा, भारतीयों पर नहीं। भारतीय मूल निवासियों के मामले इसके दायरे से बाहर रखे गए थे। ये सिविल और क्रिमिनल दोनों मामले देखता था, पर सिर्फ ब्रिटिश नागरिकों के। ये तो थोड़ी अजीब बात है। और वो जो भ्रष्टाचार की बात हम कर रहे थे शुरू में, उसको रोकने के लिए क्या किया? हाँ, एक्ट में साफ साफ लिखा था कि कंपनी के कर्मचारी कोई प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे और ना ही वो लोकल लोगों से कोई रिश्वत या तोहफा लेंगे। अच्छा, सीधा बैन। बिल्कुल। और वो भ्रष्टाचार, क्या वो वाकई रुक गया? नियम तो बना दिया था कि रिश्वत नहीं लेनी, प्राइवेट ट्रेड नहीं करना। देखिए, नियम बनाना एक बात है, उसे लागू करना दूसरी। खासकर हजारों मील दूर से कहने को नियम बन गया था, पर जमीनी हकीकत में बहुत ज्यादा फर्क शायद नहीं आया। रेगुलेटिंग एक्ट ने यह साफ कर दिया कि सिर्फ कागज पर कंट्रोल बनाना काफी नहीं होता। करप्शन पूरी तरह बंद तो नहीं हुआ, हाँ, शायद उसके तरीके बदल गए हों। इन सब का निचोड़ क्या है? भारतीय इतिहास में 1773 के इस पहले वाले एक्ट का क्या महत्व माना जाता है? अगर हम जरा दूर से देखें, बड़ी पिक्चर देखें, तो इसकी तमाम कमियों के बावजूद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट एक मील का पत्थर था, एक लैंडमार्क। कैसे? क्या थी इसकी सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस? सबसे अहम बात ये पहली बार था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सीधे तौर पर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में दखल दिया, उसे कंट्रोल करने की कोशिश की। हाँ, ये तो है। इससे पहले कंपनी लगभग अपनी मनमानी कर रही थी। इस एक्ट ने पहली बार कहा कि नहीं भाई, तुम ब्रिटिश सरकार के प्रति जवाबदेह हो। असल बात यह थी कि ब्रिटिश सरकार अब सिर्फ व्यापार और मुनाफा नहीं देख रही थी, वो भारत में अपनी बढ़ती हुई ताकत को, अपने उभरते हुए साम्राज्य को संभालने की सोच रही थी। ये एक्ट उस सोच का पहला, भले ही कच्चा पक्का सबूत था। और इसने भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पर क्या लॉन्ग टर्म असर डाला? इसने भारत में एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की नींव डाली, बंगाल को सेंटर बनाकर, मद्रास और बॉम्बे को उसके नीचे लाना।
ये भविष्य में जो एक यूनिफाइड ब्रिटिश इंडियन एम्पायर बनना था, उसका एक बहुत ही शुरुआती ढांचा था। क्या इसने भविष्य के कानूनों के लिए भी कोई रास्ता तैयार किया? मतलब इससे कुछ सीखा गया? हाँ, बिल्कुल सीखा गया। इसकी जो असफलताएं थी वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण साबित हुई जितनी इसकी सफलताएं। एक्ट की कमियों ने ये साफ कर दिया कि भाई कंपनी को काबू में करना है तो और मजबूत कदम उठाने पड़ेंगे और ज्यादा क्लियर कानून बनाने पड़ेंगे। अच्छा। इसने 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट जैसे ज्यादा बेहतर और असरदार कानून के लिए जमीन तैयार की। रेगुलेटिंग एक्ट एक तरह का एक्सपेरिमेंट था जिसके नतीजों से सबक लेकर आगे के कानून बनाए गए। ये कंपनी के कैरेक्टर में एक फंडामेंटल शिफ्ट की शुरुआत थी, व्यापार से राजनीति और प्रशासन की ओर। तो अगर मैं इसे समेटने की कोशिश करूं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश सरकार का भारत में अपनी फैलती हुई सत्ता और थोड़ी बेलगाम होती ईस्ट इंडिया कंपनी को काबू में लाने का पहला सीरियस मगर अधूरा प्रयास था। बिल्कुल। इसमें बहुत सारी खामियां थीं, जैसा हमने देखा, लेकिन इसने भारत पर ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल की शुरुआत की, एक सेंट्रलाइज्ड राज की नींव रखी और भविष्य के ज्यादा कड़े कानूनों का रास्ता खोला। आपने बिल्कुल सही समझा, एकदम परफेक्ट समरी है। ये भारतीय इतिहास का एक ऐसा मोड़ था जहां से ब्रिटिश शासन का रंग ढंग बदलना शुरू हुआ। वो रास्ता भले ही लंबा और टेढ़ा-मेढ़ा था, पर शुरुआत यहीं से हुई। ठीक है, उस पर नकेल कसने के लिए हाँ, इसने कंपनी के जो अपने व्यापारिक इरादे थे और उस पर जो नई राजनीतिक जिम्मेदारियां थोपी जा रही थी, उनके बीच एक तनाव तो पैदा किया ही।